हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी। दोस्त, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीएसआई पर वीडियो बन रही हैं। तो यूपीएसआई पे वीडियो बनना वैसे तो स्वाभाविक है, लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन से पहले कुछ भी आना मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। अब जो भी चीजें होंगी वो इलेक्शन के बाद होंगी, है ना। तो क्योंकि इलेक्शन में भी अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, नेक्स्ट मंथ जो है वो आप लोगों का इलेक्शन है। तो इस वजह से इलेक्शन से पहले किसी वैकेंसी का आना वो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि मेरे दोस्त की यूपी पुलिस का एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ है, कांस्टेबल का, और आरओ का एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इन छोटे से टाइम पीरियड में सरकार कोई रिस्क लेगी अगले एग्जाम के कराने का। तो अब जो भी चीजें चलेंगी मुझे ऐसा लगता है कि वो एग्जाम के बाद, इलेक्शन के बाद ही मेरे दोस्त चल रही होंगी। तो इलेक्शन में भी कोई ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का होने वाला है। 1-1.5 महीना जो है वो इलेक्शन में, रिजल्ट आने में, सारा कुछ होने में 1-1.5 महीने का समय लगेगा। और 1-1.5 महीना मेरे दोस्त कोई ज्यादा समय नहीं होता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को लगातार करते रहिएगा। जब जैसे भी जरूरत होगी आपके सामने वीडियो जरूर आएगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों का कंसर्न हो सकता है जी, अगर हमारी एज, हम एज के अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं और अगर एज निकल गई तो क्या होगा। तो मेरे दोस्त उसका भी कुछ ना कुछ समाधान किया जाएगा, है ना। चलिए, बहुत शानदार भाई। अंजू, सुनीता मौर्य, प्रेम किशोर, उमेश राव, ब्रह्मा शंकर द्विवेदी, प्रीति गौतम, मिथिलेश, कनिष्क, रवि करदम। हाँ, रवि करदम। चलिए, बहुत शानदार। अनामिका, अनामिका, रोली तिवारी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन चल रहा है। एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए रहने वाली है आज। एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए रहने वाली है मेरे दोस्त। वो जरूरी सूचना ये है मेरे साथी कि आप लोगों के बैच का टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है। आप लोगों के बैच का टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा चेंज होने वाला, मतलब अगली 20 से 25 क्लास जो है वो आप लोगों की मेरे साथी थोड़ा सा चेंज होने वाला है। तो वो टाइम क्या रहेगा, वो दोपहर में टाइम रहेगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है भाई। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेरे दोस्त मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन चल रहा है मेरे साथी। अब मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर। मान लो मेरे पास दो क्वांटिटी है, एक दूध है और एक पानी है। बच्चा बहुत ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं। मान लो मेरे पास दो चीजें हैं, एक दूध है और एक पानी है। अच्छा, बोर्ड पे कुछ दिक्कत आ रही है या क्लियर दिख रहा है? बोर्ड में कुछ दिक्कत आ रही है या क्लियर दिख रहा है? 1 मिनट लाइन, 1 मिनट होल्ड करेंगे मेरे दोस्त, 1 मिनट के लिए रुके। चलिए भाई, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपके सामने दो चीजें हैं, एक दूध है और एक पानी है। अगर मैं मेरे दोस्त कहता हूं दूध जो है आपके पास 15 लीटर है, दूध कितना लीटर है? 15 लीटर है। और पानी कितना लीटर है? तो आप कहेंगे 12 लीटर। ये मैंने अपने पास से क्वांटिटी मान ली कि मेरे दोस्त दूध जो है वो 15 लीटर है और पानी जो है वो 12 लीटर है। ठीक है भाई।
अगर मैं यहां से दूध और पानी का रेशो आप लोगों से पूछूं, अगर मैं यहां से दूध और पानी का रेशो आप लोगों से पूछूं, तो आप कहेंगे 15 और 12, यानी दूध और पानी का रेशो जो बनने वाला है वो 5:4 बनने वाला है। कितना बनने वाला है? वो 5:4 जो है वो बनने वाला है। अब मैंने इस मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकाला। कितने लीटर मिश्रण निकाला? तो आपने कहा जी 9 लीटर मिश्रण निकाला। तो 9 लीटर मिश्रण में दूध भी आएगा, पानी भी आएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दूध कितना आएगा या पानी कितना आएगा, तो आप कैसे बताएंगे? आप ये कहेंगे जी टोटल मिश्रण कितना है मेरा? 27 लीटर है। 15 और 12 27 लीटर का मिश्रण है। पूरे 27 लीटर में से कितना मिश्रण निकाल रहे हैं? तो आप कहेंगे 9 लीटर निकाल रहे हैं। तो 1 लीटर मिश्रण में से कितना बाहर आएगा? तो आप कहेंगे 9/27 आएगा। आएगा या नहीं? तो 15 लीटर में से कितना आएगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। तो आप कहने वाले हैं जी 15 लीटर में से 5 लीटर जो है वो मिश्रण बाहर आ जाएगा। ये जो आप 9 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं, इसमें से 5 लीटर जो आएगा वो दूध निकल के आएगा, और बाकी 4 लीटर जो आएगा वो पानी निकल के आएगा। ठीक है, देखो 27 लीटर में से 9 लीटर मिश्रण निकल रहा है, तो 1 लीटर मिश्रण में से इतना लिख देगा। तो 12 लीटर पानी में से कितना मिश्रण बाहर आएगा? तो आप क्या कह देंगे? आप कह देंगे 3 चौक 12, 3 नाम 27, 9 से 9 कट गया, क्या 4 लीटर मिश्रण बाहर आएगा? अगर मैं कहूं कि 4 लीटर पानी बाहर आएगा, बात को समझना बहुत ध्यान से। शुरुआत में दूध कितना था? 15 लीटर। शुरुआत में पानी की मात्रा कितनी थी? 12 लीटर। अगर शुरुआत में दूध और पानी का रेशो मैं आपसे पूछूं तो 5:4 निकल के आएगा। अब मैंने इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला, उसमें दूध भी निकल के आएगा, पानी भी निकल के आएगा। मुझे जस्ट ये पता लगाना है कि दूध कितना आया और पानी कितना आया। आपने देखा कि टोटल मिश्रण में से 27 लीटर में से 9 लीटर मिश्रण आपको निकालना है, तो 1 लीटर में से कितना आएगा? 9/27। तो इन 15 लीटर में से कितना आएगा? तो आपने यहां से बता दिया जी 5 लीटर दूध आएगा, और बाकी बचा कुचा 4 लीटर जो है वो पानी आएगा, क्योंकि टोटल आप 9 लीटर मिश्रण निकाल रहे हो। ठीक है भाई, जब 15 में से 5 लीटर दूध निकाल चुके हो तो बचेगा कितना? अब 10 लीटर दूध बचेगा। और 12 में से 4 लीटर पानी निकाल चुके हो तो पानी कितना बचेगा? 8 लीटर बचेगा। क्या ये शुरुआती मात्रा थी? ये इनिशियल में मात्रा थी? क्या ये निकलने वाली क्वांटिटी थी? क्या ये निकलने वाली क्वांटिटी थी? तो आप कहेंगे बिल्कुल थी। क्या ये शेष मात्रा थी? बाद में निकलने के बाद जो मात्रा बची, क्या वो शेष मात्रा थी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल थी। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं बताना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को। आपने शुरुआत में देखा कि शुरुआत में जो दूध और पानी का रेशो था वो 5:4 था। अगर मैं इसमें से मिश्रण निकालता हूं तो वो भी किस रेशो में बाहर आएगा? वो भी 5:4 के रेशो में ही बाहर आएगा। और निकलने के बाद जो मिश्रण बचेगा वो भी किस रेशो में बचेगा? वो भी 5:4 के रेशो में बचेगा। यानी रेशो मेरे दोस्त कभी भी नहीं बदलता है। ये बात आप लोगों को मैंने प्रूव करके दिखाई है कि रेशो जो शुरुआत में था, मिश्रण निकलेगा भी उसी रेशो में, और निकलने के बाद बचेगा भी उसी रेशो में। रेशो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि 20 लीटर दूध है और 15 लीटर पानी है, तो 4:3 का रेशो आ जाएगा। अब जब कोई भी मिश्रण आप लोग निकालेंगे तो वो मिश्रण निकलेगा भी 4:3 के रेशो में, और निकलने के बाद जो बचेगा वो भी 4:3 के रेशो में ही बचेगा। ये बात मैं आप लोगों को प्रूव कर चुका हूं। ये बात समझ में आ गई क्या? शुरुआत में 15 लीटर दूध था, 12 लीटर पानी था, मुझे 9 लीटर मिश्रण निकालना है, तो 27 लीटर मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकालना है, तो 1 लीटर में से 1/3 आएगा। तो इन 15 लीटर में से कितना आएगा? 5 लीटर आएगा। 12 लीटर में से कितना आएगा? 4 लीटर आएगा। यानी जो शुरुआती रेशो आप लोगों के सामने दिया हुआ था, निकलेगा भी उसी रेशो में, और निकलने के बाद जो मिश्रण बचेगा उसका भी वही रेशो होगा जो आपका शुरुआत में था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार।
ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो आपने देखा होगा कि 21 लीटर वाला यहाँ का फेमस क्वेश्चन होता है। 21 लीटर मिश्रण निकाला और उसमें उतना ही पानी मिला दिया गया, अब ये रेशो बन जाता है। तो बताओ शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी, शुरुआत में पानी की मात्रा कितनी थी, ये वो आपसे पूछ रहा होता है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार भाई। अब जो है मैं आपकी यूपीएसआई वाली क्लास जो है वो मेरे साथी मैं 2 बजे करने वाला हूं, है ना। वो मेरे साथी मैं 2 बजे करने वाला हूं यूपीएसआई की क्लास जो है ना। एक बार इस टाइम को आज कंफर्म कर लेता हूं, लेकिन ये फिक्स है कि आपकी यूपीएसआई की क्लास 15 तारीख से 15 मार्च से अगले 15 दिनों के लिए दोपहर में हो जाएगी। अगले 15 दिनों के लिए दोपहर में हो जाएगी। सुबह 7 बजे जो है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। 7 से 8:30 पौने 9 तक एक जबरदस्त सा चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो ये क्लास जो है वो दोपहर में शिफ्ट हो जाएगी। वो टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। ऐसा हम लोग 15 मार्च से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए कल कहां तक क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग। अगर मैं बात करूं तो यूपीएसआई का क्वेश्चन मैंने शायद आप लोगों को होमवर्क में दिया था, नहीं ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। बड़ा आसान, बड़ा सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दुकानदार द्वारा 60 रुपए प्रति किलो और 80 रुपए प्रति किलो मूल्य वाले 2 प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 75 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भैया जी 60 रुपए प्रति किलो वाला चावल है, 80 रुपए प्रति किलो वाला चावल है, 2 तरीके के चावल को मिलाया गया, मिश्रण का रेट कितना हो गया, तो आपने कहा जी 75 हो गया। तो किस रेशो में मिलाया गया होगा, तो 75 में से 60 गए तो 15 बचेगा और 80 में से 75 गया तो 5 बचेगा। भैया जी 1:3 के रेशो में मिलाया गया होगा, यानी 1 यूनिट जो है वो 60 रुपए किलो वाली मिलाई गई होंगी और 3 यूनिट जो है वो 80 रुपए किलो वाली मिलाई गई होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट होता है तो मैं दोस्त टाइम चेंज कर दूंगा, लेकिन दोपहर में रहेगा, है ना। और कोई मेरे पास टाइम नहीं है और एक प्रैक्टिस सेट मेरे लिए बहुत मैंडेटरी है, मेरे लिए नहीं मतलब बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो प्रैक्टिस सेट वो सुबह 7 बजे से प्रैक्टिस सेट हम लोग फिक्स कर लेंगे। 7 से 8:30 पौने 9 तक एक जबरदस्त सी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं यहां से देखूं, ये यूपीएसआई 14 नवंबर 2021 में आपसे पूछा गया था। ये यूपीएसआई 14 नवंबर 2021 में आप लोगों से पूछा गया था। भाई साहब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? वही क्वेश्चन जो इससे पहले मैंने कराया है अभी आप लोगों को। एक पंसारी द्वारा 69 रुपए और 92 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 2 किस्मों की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 79.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन करा है भाई। 2 तरीके की क्या है, 2 तरीके की दाल है, एक पहली दाल है, एक दूसरी दाल है। पहली दाल का रेट क्या है, तो 69 रुपए प्रति किलो है क्या? और दूसरी दाल का रेट क्या है, 92 रुपए किलो है। और दोनों को मिला के जो मिश्रण तैयार हुआ उसका क्या रेट है, तो आप कहेंगे 79.5 रुपए किलो है क्या? अब अगर मैं आपसे कहूं 79.5 में से 69 को भेज दो तो 10.5 बचेगा। यहां से देखेंगे ये 80 हो जाएगा, 80 और 12 ये 12.5 बचने वाला है। बचेगा क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बचेगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, आप कहेंगे जी 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 होगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो क्या रेशो आ जाएगा, 25:21 आ जाएगा। यानी ये वाली मात्रा अगर 25 यूनिट है तो इस वाली मात्रा को हमें 21 यूनिट रखना पड़ेगा। 25:21 का रेशो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है दोस्त, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन ने कहा है एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात जो है वो 2:3 आप लोगों को दिया हुआ है।
इस मिश्रण के 20 किलो में, यानी ये मिश्रण जो था वो कितने लीटर का है, वो कह रहा है 20 लीटर का मिश्रण है या 20 किलो का मिश्रण है, कितना पानी और मिलाना होगा जिससे नए बनने वाले मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:1 हो जाए। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको मतलब कल भी कराया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर मैं आप लोगों से पानी और दूध का अनुपात पूछूं मेरे दोस्त, की पानी और दूध का अनुपात कितना दिया हुआ है, शुरुआत में 2:3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है शुरुआत में 2:3, बाद में बनाना क्या है, बाद में बनाना है 1:1 बनाना है। अब क्या मिलाना होगा, उसने कहा है कितना पानी और मिलाना होगा, यानी वो दूध के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा है, तो दूध की मात्रा को बराबर कर दो, दूध की मात्रा को बराबर कर दो, दूध की मात्रा को, अच्छा दूध की मात्रा को मेरे दोस्त बराबर करना है, तो दूध की मात्रा को बराबर करेंगे तो मेरे दोस्त दूध यहां है तो 3 की गुणा यहां करेंगे, 3 की गुणा यहां करेंगे। क्या दूध की मात्रा समान हो चुकी है? क्यों करी है दूध की मात्रा समान? क्योंकि मेरे दोस्त उसने पानी मिलाने की बात की है, यानी मेरे हिसाब से 1 यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा। क्या 1 यूनिट की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है। अच्छा ये बताइए शुरुआत में मिश्रण कितने लीटर का था, तो आप कहेंगे शुरुआत में मिश्रण 5 यूनिट का था, 2 यूनिट और 3 यूनिट 5 यूनिट का मिश्रण था। उसने शुरुआत में मिश्रण की मात्रा कितनी दी है, तो आप कहेंगे 20 किलो दी है। क्या 5 यूनिट की वैल्यू 20 किलो है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलो आ जाएगी, 5 चौक 20, 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलो आ जाएगी। और मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई, उसने 1 यूनिट की ही वैल्यू पूछी है, यानी कि अगर मैं उसमें 4 किलो पानी मिला दूं तो रेशो जो है वो 1:1 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशो जो है वो मेरे साथी 1:1 का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट इसमें देखिए। फटाफट पढ़िए भाई क्वेश्चन को। गुरुजी आपकी ये सब क्लास यूट्यूब पे क्यों है? आपने डाला है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे हम क्यों डालेंगे? अगर ये पेड बैच की क्लास है तो हम क्यों यूट्यूब पे डालेंगे? लेकिन कुछ महानुभाव होते हैं जो या तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं या कुछ और कारण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही पकड़ में आ जाएगा हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा, सारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, सारा सब कुछ जितना कमाने की सोच रहा है ना भाई वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे ही पकड़ में आ जाएगा। रोज डेली 2-3 मतलब लोगों को हम लोग जो है ऐसे ही कॉपी स्ट्राइक दे रहे होते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात जो है वो 4:3 दिया हुआ है। मेरे दोस्त, एक मिश्रण है आप लोगों के पास, दूध तथा पानी का अनुपात क्या दिया हुआ है? 4 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है। क्या मिलाया जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है। पानी मिलाया जा रहा है तो दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, तो दूध के साथ छेड़खानी नहीं है तो दूध की क्वांटिटी को बराबर कर दो। यहां भी दूध 4 यूनिट था, यहां भी दूध 4 यूनिट है, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन पानी यहां 3 यूनिट था, यहां पानी 4 यूनिट है, तो मेरे हिसाब से 1 यूनिट पानी मिलाया गया है। मेरे हिसाब से 1 यूनिट पानी मिलाया गया है। उसने कितना लीटर कहा है? उसने कहा है 4 लीटर पानी मिलाया जाए। क्या 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 4 लीटर आप लोगों को दी हुई है? क्वेश्चन ने पूछा है शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, यानी वो 4 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? 16 लीटर हो जाएगी। इधर 4 की गुणा है तो इधर भी 4 की गुणा करो तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 लीटर हो जाएगी। अगर 1 यूनिट 4 लीटर के बराबर है तो शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी होगी? तो आप लोगों का जवाब होगा 16 लीटर हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। अभी बहुत आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन हर एक आसान क्वेश्चन का बच्चे यूज है आगे क्वेश्चन में, हर एक आसान क्वेश्चन का यूज है। ठीक है, तो अभी हो सकता है 12 13 14 तक आसान हो, धीरे धीरे जो है वो लेवल बढ़ जाएगा और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, क्या कहा है भाई क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने ये कहा है 85 ग्राम चीनी के घोल में 30% जो है वो चीनी है। उसने क्या कहा है, 85 ग्राम एक घोल है, उसमें 30% चीनी है। घोल में चीनी की मात्रा 65% बनाने के लिए घोल में कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए? आप यहां पे चीनी पर भी एलिगेशन लगा सकते हैं और पानी पर भी एक एलिगेशन लगा सकते हैं। आप देखेंगे एक मिश्रण है जो 85 ग्राम का मिश्रण है, उसमें चीनी और पानी का घोल है। चीनी की मात्रा 30% है तो पानी की मात्रा 70% होगी, इस बात से आप अच्छे से वाकिफ है। अब उसमें चीनी मिलाई जाती है तो मिलाने वाली मात्रा चीनी है, इसलिए चीनी 100% लेंगे। अगर पानी पर एलिगेशन लगाएंगे तो पानी 0% लेंगे, क्योंकि पानी हम लोग नहीं मिला रहे। जब हम उसे मिला देते हैं तो चीनी की मात्रा 65% बन जाती है, और अगर पानी पे लगाएंगे तो अगर चीनी 65 है तो पानी 35 हो जाएगा। ठीक है, दोनों से रेशो बराबर आएगा। दोनों पे मैं लगा के आप लोगों को दिखा देता हूं। अगर मेरे दोस्त मैं चीनी पे एलिगेशन लगाता हूं, यहां भी चीनी लेनी पड़ेगी, मिलाने वाली भी चीनी लेनी पड़ेगी, और इन दोनों को मिला के जो बनी वहां भी चीनी लेनी पड़ेगी। अगर मैं शुरुआत में चीनी का प्रतिशत पूछूं तो शुरुआत में चीनी का प्रतिशत कितना है? ये इनिशियल प्रतिशत आप लोगों का चीनी का है। अगर इसमें हम चीनी ही मिला रहे हैं तो मिलाने वाली मात्रा चीनी है तो चीनी 100 के 100% हम लोग चीनी मिला रहे होंगे। अगर मैं इन दोनों को मिला के आपसे पूछूं कि कितने % चीनी बनी, तो आप कहेंगे 65% चीनी बनी। यानी यहां जो रेशो आएगा वो शुरुआती मात्रा का और मिलाने वाली मात्रा का आ जाएगा। 65 में से 30 जाएगा तो 35 बचेगा, और 100 में से 65 जाएगा तो 35 बचेगा। यानी जितनी शुरुआत में मात्रा थी उतनी ही मिलाई गई मात्रा होगी। शुरुआत में मात्रा कितनी थी? 85 ग्राम थी, 1 बराबर 85, तो मिलाने वाली मात्रा भी कितनी होगी? 85 ग्राम ही होगी। यानी कि अगर मैं उसमें चीनी की मात्रा 85 ग्राम मिला देता हूं तो अब जो चीनी की मात्रा परिणामी मिश्रण में हो जाएगी वो 65% हो जाएगी। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर ये जो है ये शुरुआती मात्रा है तो 1 को 85 के बराबर रख दिया, ये मिलाने वाली मात्रा है तो यहां 1 की वैल्यू निकाल ली, ये 85 ग्राम हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पानी पे एलिगेशन लगाया होगा। क्या पानी पे एलिगेशन लगा के क्वेश्चन नहीं होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चीनी के और पानी के घोल में बेटा चीनी पे लगा चुके हो, और पानी अगर चीनी 30% है तो पानी 70% होगा। आपने कहा जी बिल्कुल होगा। मिला चीनी रहे हैं तो मिलाने वाली मात्रा पानी की 0% होगी, और 65% चीनी बन रही है तो 35% जो है वो क्या बन रहा होगा? वो पानी बन रहा होगा। 70 में से 35 जाएगा 35 बचेगा, और 35 में से 0 जाएगा 35 बचेगा। क्या यहां से भी रेशो 1-1 आ जाएगा? ये शुरुआती मात्रा है जो 85 के बराबर होगी, ये मिलाने वाली मात्रा है जो भी 85 के बराबर ही होगी। तो यानी मिलाएंगे कितना? अगर 85 ग्राम हम उसमें चीनी मिला देंगे तो हमारी जो चीनी की मात्रा हो जाएगी वो 65% हो जाएगी। चाहे आप लोग चीनी पर एलिगेशन लगाओ, चाहे आप लोग पानी पर एलिगेशन लगाओ, आंसर दोनों से सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दूध और पानी का 60 लीटर मिश्रण है। भाई साहब, दूध और पानी का मतलब एक मिश्रण दिया हुआ है मुझे 60 लीटर, 60 लीटर का एक मिश्रण दिया हुआ है। इसमें पानी की मात्रा 10% है। इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे पानी की मात्रा 25% हो जाए? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आप पानी पे एलिगेशन लगाओ या दूध पे लगाओ, आंसर तो सेम आना है।
अगर मैं पानी पर एलिगेशन लगाता हूं तो यहां भी पानी की मात्रा लेनी होगी और यहां भी पानी की मात्रा लेनी होगी, और दोनों को मिला के परिणामी जो बना होगा यहां भी पानी की मात्रा लेनी होगी। ठीक है भाई। अगर शुरुआत में पानी की मात्रा पूछूं तो शुरुआत में पानी की मात्रा जो है वो 10% है। अगर मिलाने की बात करूं तो पानी ही मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है तो 100 का 100% पानी मिलाया जा रहा होगा। अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों को देख के परिणामी में मिश्रण में कितना पानी बना, तो आप कहेंगे परिणामी मिश्रण जो बना, मिलाने के बाद जो मिश्रण बना उसमें 25% दोस्त पानी था। ठीक है, लगाइए एलिगेशन। 25 में से 10 जाएगा 15 बचेगा, और 100 में से 25 जाएगा 75 बचेगा। 15 पंजे 75, 15 एकम 15। यानी शुरुआत में अगर 5 लीटर का मिश्रण था तो उसमें 1 यूनिट जो है आप उसमें पानी मिला दोगे तो आपके पास पानी की मात्रा 25% आ जाएगी। तो शुरुआत में मिश्रण की मात्रा कितनी थी? 60 लीटर थी। 5 बराबर 60 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ये 1 बराबर पूछ रहा है, यानी भाई साहब 12 लीटर जो है वो पानी मिला देना। आपके जो पानी की मात्रा हो जाएगी वो 25% हो जाएगी। ठीक है, हाँ सिंप्लीफिकेशन करा दूंगा। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भैया जैसे हमने पानी पे लगाया है, क्या हम लोग दूध पर भी लगा सकते हैं? 100% लगा सकते हो। अगर पानी की मात्रा यहां 10% है तो दूध की मात्रा 90% होगी। अगर मिला पानी रहे हैं तो दूध जो होगा वो 0% होगा। अगर बनने वाले में पानी की मात्रा 25% है तो दूध की मात्रा 75% होगी। वहां एलिगेशन लगाओगे तो वहां से भी आंसर इतना ही आएगा। आप जो मिश्रण में पानी मिला रहे होंगे वो 12 लीटर ही आएगा, चाहे आप लोग पानी पे एलिगेशन लगाओ, चाहे आप लोग जो है वो दूध पे एलिगेशन लगाओ। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं मेरे दोस्त। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथी, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सर अभी पानी की जगह 0 लिया था। बेटा रटना नहीं है, यहां क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं, तो 100 के 100% पानी मिला रहे होंगे। यहां क्या मिला रहे हैं? यहां चीनी मिला रहे हैं। कितनी चीनी मिलाई जानी है? तो पानी तो 0 लेना पड़ेगा भाई, पानी थोड़ी ना मिला रहे। अगर चीनी पे लगाएंगे, चीनी मिला रहे हैं तो चीनी को 100% लेंगे। जो चीज मिला रहे हैं उसे ही तो 100% लेंगे, दूसरी चीज को तो 0% लेंगे। अगर चीनी मिला रहे हैं तो चीनी 100% लेंगे, पानी को 0 लेंगे। अगर पानी मिला रहे हैं तो पानी को 100% लेंगे, चीनी को 0 लेंगे। ठीक है, यहां पे दोस्त चीनी मिला रहे हैं इसलिए पानी को 0% लिया है, और यहां पे जो है मेरे साथी पानी मिला रहे हैं इसलिए पानी को 100% लिया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे जवाब दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है 16 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य की 39.6 किलोग्राम नमक में। भाई साहब रेट क्या है? 16 रुपए प्रति किलोग्राम है, मात्रा कितनी है? 39.6 किलोग्राम है। 28 रुपए प्रति किलोग्राम वाला दूसरे का रेट क्या है? 28 रुपए प्रति किलोग्राम है। कितने किलोग्राम नमक मिलाया जाए इसकी मात्रा पूछी है, जिससे कि मिश्रण को 29 रुपए 90 पैसे में बेचने पर भी 15% का लाभ हो। आराम से पढ़िए, पहचानिए, आराम से पढ़िए, पहचानिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे साथी। ये पहले वाले का मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य, और ये पहले वाले की मात्रा दी हुई है। ये दूसरे वाले का क्रय मूल्य दिया हुआ है और दूसरे वाले की मात्रा पूछी है, जो कि मैंने ए मान ली। अब उसने कहा है मिश्रण को इतने रुपए में बेचने पर। अगर मैं दोनों जगह देखूं तो ये क्रय मूल्य दिए हुए हैं जबकि यहां विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो कभी भी इन दोनों पे, इन तीनों पे एलिगेशन मत लगा देना।
इन तीनों पे एलिगेशन मत लगा देना, वैसे तो लगाओगे नहीं क्योंकि इन दोनों के बीच में ये वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं पहचानना बता रहा हूं, अगर बीच में भी ये वैल्यू होती तो भी हम लोग एलिगेशन इन पर नहीं लगाते, क्योंकि ये दोनों क्रय मूल्य दिए हुए हैं और यहां वस्तु बेची जा रही है तो ये विक्रय मूल्य दिया हुआ। या तो पहले इसे कन्वर्ट करो क्रय मूल्य में, ठीक है, इसको क्रय मूल्य में कन्वर्ट करोगे तो काम बन जाएगा। कैसे करोगे? अच्छा एक बात मुझे बताइए कि 15% लाभ का मतलब क्या होता है? क्या कोई मुझे बताएगा? तो आप कहोगे 15% लाभ का मतलब होता है 3/20 होता है क्या? यानी कि 20 रुपए के सामान को 3 के लाभ से 23 में बेचा गया होगा, ये होता है 15% का मतलब। बहुत बढ़िया। वो बेच कितने में रहा है? वो बेच रहा है 29.9 में। कितने में? 29.9 में बेच रहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या आएगी? 23 एकम 23, 23 तिया 69 हो जाएंगे। क्या एक पार्ट की वैल्यू 1.3 आएगी? तो 20 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या मिश्रण का क्रय मूल्य आ चुका है 26? आया ना? ये मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया था, लाभ दिया हुआ है, तो क्या इस लाभ से विक्रय मूल्य हम लोग निकाल देंगे तो मिश्रण का क्रय मूल्य 26 आया होगा। अब देखिए भाई मेरे सामने पहले की मात्रा में मूल्य पर लगा रहा हूं। पहले की मात्रा कितनी है? पहले का रेट कितना है? 100 रुपए प्रति किलो। दूसरे का रेट कितना है? 28 रुपए प्रति किलो। और दोनों को मिला के क्या रेट है? मिश्रण का क्या रेट है? तो आप मिश्रण का रेट कहेंगे 26 रुपए प्रति किलो। कितना भाई? तो आप कहेंगे 26 रुपए प्रति किलो। अगर आप मूल्य पर एलिगेशन लगा रहे हैं तो मात्रा का अनुपात आएगा, क्योंकि रेफरेंस क्या है? मात्रा है। यानी कि 26 में से 16 गया 10 बचेगा और 28 में से 26 गया 2 बचेगा। यानी ये एक मात्रा है तो ये 5 मात्रा होगी। ये एक मात्रा है तो ये 5 मात्रा होगी। और उसने 16 रुपए किलो वाली मात्रा कितनी दी है? 39.6। तो 1 बराबर 39.6 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? जस्ट आप लोगों को गुणा करनी होगी। 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 9 पंजे 45 और 3 48 को 8 हासिल 4, 5 तिया 15 और 4 19 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 28 रुपए किलो वाली मात्रा कितनी थी तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 198 किलो। 28 रुपए वाली मात्रा कितनी थी तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 198 किलो। ठीक है, ये बात क्लियर है? याद रखना, जब मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन आप लोगों का स्टार्ट किया था तो मैंने एक बात आप लोगों से कही थी। मैंने कहा था कि एलिगेशन जो लगता है वो हमेशा सेम चीजों पर लगता है। अगर आपने प्रॉफिट पर एलिगेशन लगाया है तो तीनों जगह प्रॉफिट ही लेना होगा। अगर आपने लॉस पर एलिगेशन लगाया है तो तीनों जगह लॉस ही लेना होगा। अगर आपने क्रय मूल्य पर एलिगेशन लगाया है तो तीनों जगह क्रय मूल्य ही लेना होगा। अगर चाल पे एलिगेशन लगाया है तो तीनों जगह चाल ही लेनी होगी। अगर दर पे एलिगेशन लगाया है तो तीनों जगह दर ही आप लोगों को लेनी होगी। ये चीज मैंने आप लोगों को दोस्त बताई थी। ठीक है, जब यहां ये क्रय मूल्य दिया हुआ है 16 रुपए किलो और ये 28 रुपए किलो दिया हुआ है तो मिश्रण का विक्रय मूल्य मैं कैसे ले सकता हूं? मिश्रण का भी क्रय मूल्य निकालना होगा। अगर 15% लाभ पर कोई वस्तु बेची जा रही है, यानी 20 के सामान को 3 के फायदे से 23 में बेचा जा रहा है, लेकिन वो बेच कितने में रहा है? 29.9 में। एक पार्ट की वैल्यू 1.3 होगी तो 20 पार्ट की वैल्यू 26 हो जाएगी। यानी जिस मिश्रण को वो 29.9 में बेच रहा है वो मिश्रण जो होगा मेरे दोस्त 26 रुपए किलो वाला होगा। बस लगा दो एलिगेशन, मूल्य पर एलिगेशन लगाओ। पहली वाली वस्तु का रेट कितना था? 16 रुपए प्रति किलो। दूसरी वाली वस्तु का रेट कितना है? आप कहेंगे 28 रुपए प्रति किलो। इन दोनों को मिला के जो मिश्रण तैयार हुआ उसका रेट कितना है? आप कहेंगे 26 रुपए प्रति किलो। 26 में से 16 जाएगा ये 10 आएगा, 28 में से 26 जाएगा ये 2 आएगा, यानी 1:5 का रेशो आ जाएगा। उसने कहा ये वाली मात्रा 39.6 है तो 1 की वैल्यू 39.6 आ जाएगी। तो 5 की वैल्यू आपसे पूछी है, जवाब 198 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। आराम से दोस्त पढ़िएगा और जवाब दीजिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब।
अभी आप लोगों के मन में एक डाउट आता होगा, जब भी आप खाली बैठते होंगे, खाली टाइम भी मिलता होगा क्योंकि बस एक मैथ की ही क्लास है, तो आप लोगों के मन में एक डाउट आता होगा जी हम क्यों इतना पढ़ रहे हैं, ना तो अभी कोई फॉर्म है ना अभी कुछ हलचल है एसआई को लेकर, तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को दोस्त ये बात बता दूं कि आप ही वो अद्भुत बच्चे होंगे, आप ही वो डिफरेंट बच्चे होंगे, उनसे उनसे बहुत आगे होंगे जो नोटिफिकेशन आने के बाद या जो हलचल होने के बाद जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। मेरे दोस्त फिर कुछ नहीं होना, कंपटीशन आज के टाइम में इतना है कि ये भी समय मांगता है कि भाई समय चाहिए मुझको भी। आरपीएफ एसआई के लिए हो जाएगा, मैं सबका एक कॉमन जवाब दे दूं, जिस एग्जाम में अर्थमेटिक मैथ आता है, जिस एग्जाम में एडवांस के मेंसुरेशन तक चीजें आती हैं, उस एग्जाम में आप बेझिझक बैठ जाइए अगर आपने ये वाला सिलेबस किया हुआ है। आप मुझसे रोज रोज एक बात मत पूछिए, ये सिलेबस मोर देन इनफ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक की बात मैं कर रहा हूं, अर्थमेटिक इससे बाहर कॉन्सेप्ट ही नहीं बचे हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा, चाहे वो मुश्किल हो, चाहे वो बहुत सिंपल हो, चाहे वो कैसा भी हो, जो आपसे मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया हो। अर्थमेटिक मैथ इससे बाहर नहीं होता। एडवांस में भी 2 चैप्टर बड़े शानदार तरीके से मेंसुरेशन 2D और 3D कराऊंगा, उसके बाद जो है वो डीआई करा के इस बैच को हम लोग विराम देंगे, नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। उधर सुबह में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें हम सिलेबस को एक बार जरूर देखेंगे, कहीं सिलेबस में परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी अगर दी हुई है तो पूछे या ना पूछे हम शुरुआत उन्हीं से कर रहे होंगे, उन्हीं को पे पढ़ा रहा हूंगा और उन्हीं को मैं 1 महीने के अंदर अंदर खत्म कर रहा हूंगा। लेकिन अगर नहीं पूछे गए तो बहुत पछतावा होगा इस टाइम का, आपको भी और मुझे भी। जस्ट मैं इन चैप्टर्स को इसलिए थोड़ा सा होल्ड पे करके चल रहा हूं, ठीक है। सीपीओ में अर्थमेटिक, भाई मैंने कहा अब आप एग्जाम के नाम लिखोगे, कोई DSSS भी लिखेगा, कोई सीपीओ लिखेगा, कोई सीजीएल लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, भाई कुछ बचा ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं बचा भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है। एक दुकानदार ने 60 किलोग्राम चावल, पहली मात्रा दी हुई है, 60 किलोग्राम चावल आप लोगों को दिया हुआ है, 42 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे हैं, तो ये पहले का क्रय मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है। उसने 52 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, 52 रुपए प्रति किलोग्राम की दर वाला 120 किलोग्राम चावल मिला दिया। पहले का रेट दिया है 42, दूसरे का रेट दिया है 52, पहले की मात्रा 60 है, दूसरे की मात्रा 120 है, दोनों को मिला दिया। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे मिश्रण को किस दर पर बेचना चाहिए। सबसे पहले तो यह समझो कि बेचने की बात कर रहा है तो वो एसपी की बात कर रहा है, दोनों जगह सीपी दिया हुआ है, तो एलिगेशन से हम लोग सीपी ही निकाल पाएंगे, एसपी हमें बाद में निकालना होगा, एसपी हमें बाद में निकालना होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर पहले वाले चावल की मात्रा पूछूं, पहले वाले चावल का रेट पूछूं तो 42 रुपए प्रति किलो है, दूसरे वाले चावल का मूल्य पूछूं तो आप कहेंगे 52 रुपए प्रति किलो है। पहले वाले चावल की मात्रा पूछूं, भाई अगर प्राइस पर एलिगेशन लगाऊंगा तो मात्रा का रेशो आएगा, पहले वाले की 60 है और दूसरे वाले की 120 आप लोगों को दी हुई है। आप लोगों को पहले मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना होगा, क्योंकि क्रय मूल्य ही यहां से निकल के आएगा, क्योंकि ये भी आपने क्रय मूल्य लिया है, ये भी आपने क्रय मूल्य लिया है, तो बाबू ये भी क्रय मूल्य ही निकल के आएगा। लेकिन उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा है, फिर से कह देता हूं, उसने पूछा है बेचना चाहिए जहां 20% लाभ हो, यानी वो क्रय मूल्य का 120% आपसे पूछना चाह रहा है। तो पहले क्रय मूल्य तो आपके हाथों में हो, जब भी आप लोगों को ये चारों वैल्यूज दी हो तो बीच वाली वैल्यूज निकालने का तरीका है, सबसे पहले इनका रेशो निकालिए, रेशो निकाल दिया, इसकी गुणा आप लोग इसमें करेंगे तो 42 एकम 42 हो जाएगा, बहुत शानदार। इसकी गुणा इसमें करेंगे, 52 दूनी 104 हो जाएगा, और इन दोनों के योग से डिवाइड कर देंगे तो ये वाली वैल्यू, बीच की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई।
अब देखिए 104 और 42 146 हो जाएंगे। 146 को 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे भाई। 142 104 और 42 146 बटे 3, क्या ये क्रय मूल्य आ चुका है। अब आपको विक्रय मूल्य निकालना है जहां 20% लाभ हो, यानी आपको इसका 120% चाहिए। आपको इसका क्या चाहिए, आपको इसका 120% चाहिए। तो आपके पास सीपी नहीं, आपके पास एसपी आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, मत काटिए। 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 4 चौक 16, 2 18 को 8 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, नीचे 10 है। तो एसपी कितना आ जाएगा, 58.4 आएगा। एसपी कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 58.4 आएगा। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन बन जाता है। पहला, इससे पहला भी क्वेश्चन ऐसा ही है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन दोस्त ऐसा ही है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी आप लोगों को बीच वाली वैल्यू निकालनी हो और ये चारों वैल्यूज दी गई हो, तो इनका निकालने का तरीका, इसकी गुणा इसमें करेंगे, यहां लिख दिया प्लस, इसकी गुणा इसमें करेंगे, यहां इन दोनों के योग से डिवाइड कर दोगे तो हमेशा ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, यहां सीपी तो यहां भी सीपी ही निकल के आएगा। उसने मुझसे सीपी नहीं पूछा है, उसने मुझसे कहा है 20% लाभ वाला एसपी बता दो, विक्रय मूल्य बता दो। तो अगर ये सीपी निकल के आया है तो 20% लाभ का मतलब है 120% पर सामान को बेचना। तो हमें सीपी का 120% निकालना होगा, तब जाके मेरा जो है वो एसपी निकल के आएगा। क्या ये बात आप लोगों की क्लियर है? क्या ये बात आप लोगों की क्लियर है? बहुत शानदार भाई, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन बताइए मुझे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है भाई साहब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 2 पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण। भाई 2 पात्र यानी भाई ये लाइन तुम लिखते हो ना तो सीधा दिल पे टक्कर मारती है। दिल पे टक्कर 2 ही लोगों ने मारी है, एक तो ये लाइन लिखने वालों ने और एक तुम्हारी भाभी ने। ठीक है भाई, तो 2 ही लोगों ने जो है वो दिल पे टक्कर मारी है। तो ये लाइन जो है मत लिखा करो। सर ये वाला चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, इस चैप्टर में इतनी जान लगा रहा हूं मैं आदर्श कुमार, और फिर भी ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे बात बनेगी? भैया मुझे ये बता कि इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी बात थी जो समझ में नहीं आ रही है। 60 किलोग्राम चावल है 42 रुपए किलो वाला, 52 रुपए किलो वाला 120 किलो चावल है। उन दोनों को मिला दिया, उन दोनों को मिला के ना तो वो 42 वाला बचा होगा ना वो 52 वाला बचा होगा, उसके बीच का कहीं चावल बन गया होगा। ठीक है, अब मुझे 20% लाभ वाला विक्रय मूल्य चाहिए। तो मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाकर जो मिश्रण तैयार हुआ पहले उसका क्रय मूल्य तो निकालें। तो मेरे दोस्त ये पहले वाला क्रय मूल्य है, ये दूसरे वाला क्रय मूल्य है, दोनों को मिला के मिश्रण का क्रय मूल्य आएगा। पहले वाले की मात्रा है, दूसरे वाले की मात्रा है। जब भी ये बीच वाली वैल्यू पूछा जाए तो 42 एकम 42 होते हैं, यहां लिख दिया। 52 दूनी 104 होते हैं और इन दोनों के योग से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये बीच वाली वैल्यू आ जाएगी, सीपी आ गया। तो ये 146 आ गया 146 आ गया, बटे में इन दोनों का योग 3 आ गया, ये क्रय मूल्य आया है। अब इस पर 20% लाभ चाहिए तो 120% पर मुझे बेचना होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है भाई। क्वेश्चन ने कहा है 2 पात्र है, पात्र मतलब बर्तन है, जिसमें दूध और पानी का मिश्रण 3:2 और 6:5 के अनुपात में है। भाई पहले में अगर दूध और पानी की बात करूं, पहले बर्तन में अगर दूध और पानी की बात करूं तो वो आप देखेंगे 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे में दूध और पानी की बात करूं, ये दूसरा बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा 6:5 दी हुई है। ठीक है,
इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण यानी इन दोनों को मिला के जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें दूध और पानी का अनुपात जो दिया हुआ है, दूध और पानी का अनुपात जो दिया हुआ है वो 4:3 दिया हुआ है। ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे पास दो बर्तन हैं, एक पहला बर्तन ये रहा, एक दूसरा बर्तन ये रहा। इन दोनों को मिलाया ये फाइनल बर्तन बना और इन्हें किस रेशो में मिलाया ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। बच्चे जब भी आप लोगों को एक मिश्रण के बारे में कहा गया हो, दूसरे मिश्रण के बारे में कहा गया हो और दोनों को मिला के एक फाइनल मिश्रण के बारे में कहा गया हो और आपसे पूछा हो किस रेशो में मिलाने चाहिए, तो आप हमेशा एलिगेशन लगाना। एलिगेशन चाहे दूध पर लगाना, एलिगेशन चाहे पानी पर लगाना, आंसर सेम आएगा। अगर मैं दूध पर एलिगेशन लगाता हूं बेटा, मैं दोनों चीज पर लगा के आप लोगों को दिखाऊंगा, दूध पर भी तो यहां भी दूध आएगा, यहां भी दूध आएगा और यहां भी दूध आएगा। ठीक है। अगर मैं दूध की मात्रा पूछूं तो दूध कितना है, 3 है। टोटल कितने में से, 3 और 2 5 में से। पहले में दूध की मात्रा 3/5 है। अगर मैं यहां पूछूं दूसरे में दूध की मात्रा 6 है, कितने में से, 6 और 5 11 में से। और अगर मैं फाइनल में दूध की मात्रा पूछूं तो 4 है, कितने में से, 4 और 3 7 में से। क्या ये आ चुका है आप लोगों के सामने? अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझना, बहुत प्यार से समझना। हमें यहां एलिगेशन लगाना है लेकिन वैल्यूज जो है वो भिन्न में दी गई हैं। अब आप मुझे ये बताइए 5 11 और 7 का एलसीएम कितना होता है? तो आप तीनों के तीनों रेशो में 5 7 11 से गुणा कर दो, यहां भी 5 7 11 से गुणा कर दो, 5 7 11 से गुणा कर दो, यही तो एलसीएम आएगा। 5 7 11 से गुणा कर दो, जो इनका एलसीएम आता है नीचे वाली संख्याओं का उससे गुणा कर दो। क्यों की है गुणा? जिससे कि ये भिन्न जो है वो हट जाए, ये भिन्न जो है वो हट जाए। क्या कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान बन जाता है। 11 5 चौक 20, 11 दूनी 22, 220 लीटर यहां बन चुका है। बहुत शानदार, 220 लीटर यहां बन चुका है। यहां देखेंगे 11 सत्ते 77, 77 तिया 7 तिया 21 को 1 हासिल 2, 7 तिया 21 और 2 23, 231 यहां बन चुका है। 6 पंजे 30, 7 तिया 21, 210 यहां बन चुका है। ठीक है भाई, 220 में से 210 गया तो 10 बचेगा और 231 में से 220 गया तो 11 बचेगा। तो बेटा रेशो क्या निकल के आ जाएगा? 10-11 रेशो निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस आपको करना क्या था, ये बर्तन अलग से दिया हुआ था, ये बर्तन अलग से दिया हुआ था, इन दोनों को मिला के इसके बारे में भी दिया हुआ है, किस रेशो में मिला रहे हैं तो एलिगेशन लगेगा। ये चीज लिखने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखी थी। आप यहीं से लगाओ, दूध कितना है, 3 है, कितने में, 5 में, 3/5 लिख दिया। दूध कितना है, 6 है, कितने में, 5 11 में तो 6/11 लिख दिया। दूध बनाना कितना है, 4, कितने में, 7 में तो 4/7। क्वेश्चन खत्म हो गया, बस आपको ये सॉल्व करना है। अच्छा ये गुणा क्यों की है? जिससे कि ये 7 5 11 का एलसीएम पूछूंगा तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आएगा। तो तीनों के मल्टीप्लाई से यहां भी गुणा कर दी, यहां भी गुणा और यहां भी गुणा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क इतना पड़ेगा कि ये रेशो खत्म हो जाएगा, ये भिन्न खत्म हो जाएगी, भिन्न खत्म हो जाएगी मेरे दोस्त। अब जब मैं इन सब की गुणा करूंगा 231 आएगा, इन सब की गुणा करूंगा 210 आएगा, इन सब की गुणा करूंगा 220 आएगा। जब मैं इसमें लगाऊंगा एलिगेशन तो 10-11 का रेशो आ जाएगा। ठीक, जैसे मैंने दूध पे लगाया है वैसे ही पानी पे लगाना। पानी की मात्रा कितनी है, 2 है, कितने में मेरे दोस्त, 2 और 3 5 में। पानी की मात्रा कितनी है, 5 है, कितने में, 5 और 6 11 में। पानी बनाना कितना है, 3 है, कितने में, 7 में। बस यहां आप लोग एलिगेशन लगाना, मल्टीप्लाई करना 5 7 11 से। जब आप देखोगे तो लास्ट में यही रेशो निकल के आएगा, लास्ट में यही रेशो निकल के आएगा, 10-11 का ही रेशो दोस्त आप लोगों का निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने?
मिश्र धातु ए में तांबे और जस्ते की मात्रा, दो वस्तु है ए, मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ते का अनुपात जो दिया हुआ है वो 4:3 दिया हुआ है, ठीक है। तथा मिश्र धातु एक बी है मेरे दोस्त, ये मिश्र धातु बी है, तांबे और जस्ते का अनुपात जो दिया है वो 5:2 आप लोगों को दिया हुआ है। एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए ए और बी को 5:6 के अनुपात में लेकर मिलाया जाता है। इस नई मिश्र धातु में जस्ते का प्रतिशत निम्नलिखित में से किसके निकटतम होगा? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है भाई। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होगा जैसे अभी कराए, लेकिन इसका एक और बेहतरीन तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, रेशो से भी कर लेंगे। एलिगेशन से तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं मिश्र धातु ए में तांबा, तांबे पे लगाओगे तो 4/7 लिखोगे, तांबे पे लगाओगे तो 5/7 लिखोगे, और तांबे पे लगाओगे तो 5/6 में लगाना है तो 5/6 यहां लिख दोगे, बीच वाली मात्रा निकाल दोगे, बीच वाली मात्रा निकाल दोगे दोस्त, ठीक है। वो जो है वो आ जाएगा आप लोगों का, बीच वाली मात्रा निकल के आ जाएगी। लेकिन एलिगेशन से बेहतरीन है इसका क्या? रेशो मेथड होता है। ध्यान से सुनिए, आपके पास दो बर्तन है, आपके पास दो बर्तन है, मैं अलग अलग बता देता हूं, बहुत डिटेल में आपको समझा देता हूं। ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, ये ए बर्तन है, ये बी बर्तन है। इसमें एक मिश्रण है जिसमें मिश्रण तांबा और जस्ते का रेशो, तांबे और जस्ते का रेशो 4:3 है। इस वाले बर्तन में तांबे और जस्ते का रेशो कितना दिया हुआ है? 5:2 दिया हुआ है। अब उसने फाइनल का रेशो आपसे नहीं पूछा है, फाइनल इन्हें मिलाया किस रेशो में गया है? इसकी 5 यूनिट ली गई है और इसकी 6 यूनिट, यानी इन्हें 5:6 के रेशो में मिलाया गया है। तो जो 5:6 के रेशो में मिलाया गया होगा उसमें जो एक नया मिश्रण तैयार हुआ होगा उसमें वो जस्ते का प्रतिशत आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो जब भी आप लोगों को फाइनल का रेशो ना देके इन दोनों का रेशो दिया हो कि इन दोनों को इस रेशो में मिलाया गया है, तो आप उसे रेशो से करना। जब भी यहां देखो, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझो, पहले दिमाग की मतलब गेट को खोल के रखना, और जो मैं बातें बता रहा हूं उन दोनों पॉइंटों को समझना। एक वो क्वेश्चन होगा इससे पहले वाला जहां पहले मिश्रण का रेशो दिया हुआ होगा, दूसरे मिश्रण का रेशो दिया हुआ होगा, और फाइनल में दूध और पानी का रेशो दिया होगा। तो किस रेशो में इन्हें मिलाया जाए तो आप एलिगेशन लगा देंगे, इस रेशो में इन्हें मिला दो, अपना काम बन जाएगा। लेकिन अगर आपको ये रेशो देके कि इस रेशो में मैंने मिलाया है, फाइनल में रेशो बता दो, ये वाला रेशो आपसे पूछ ले, तो फिर आप जो है इसमें किससे करेंगे? रेशो से करेंगे। देखो इन दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, पहला रेशो दिया हुआ है, दूसरा रेशो दिया हुआ है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि फाइनल का रेशो ये बन जाए। यानी पहला दिया है, दूसरा दिया है, फाइनल दिया है, डायरेक्टली एलिगेशन लगा दिया, ठीक है। यहां पहला दिया है, दूसरा दिया है, लेकिन मिलाया इस रेशो में है। देखो ना, एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए ए और बी को इस रेशो में मिलाया है, तो जो मिश्रण तैयार हुआ होगा उसमें जस्ते का प्रतिशत बताना है, ठीक है भाई। तो इसमें एलिगेशन मत लगाना। देखो कैसे करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। यहां ले दिया मेरे दोस्त मैंने तांबा, यहां ले दिया मैंने तांबा, और यहां ले दिया मैंने जस्ता, ठीक है। समझना, पहला जो मिश्रण है उसमें तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है? आप कहेंगे 4:3 है। दूसरा जो मिश्रण है उसमें तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है? 5:2 है, ठीक है भैया। अब ध्यान से सुनना, आएगा बेटा 5-6 भी समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं इन दोनों को मिला के ये वाला मिश्रण कितने यूनिट का है, तो 7 यूनिट का है। इन दोनों को मिला के ये वाला मिश्रण कितना है? 7 यूनिट का है। अगर मैं इन दोनों मिश्रण को मिलाता हूं तो क्या ये 1/1 के रेशो में मिलेंगे? बराबर बराबर मिलेंगे।
लेकिन मुझे बनाना किस रेशो में है, मुझे मिलाना तो 5-6 के रेशो में है। यानी कि 5 पार्ट इसके लेने होंगे और 6 पार्ट इसके लेने होंगे। अगर मैं इन दोनों को अब मिलाता हूं तो क्या ये 5-6 के रेशो में मिल जाएंगे। यानी कि अगर इसके 5 पार्ट लेने होंगे तो 5 की गुणा यहां करनी होगी और 5 की गुणा यहां करनी होगी। अगर इसके 6 पार्ट लेने हैं तो 6 की गुणा यहां करनी होगी और 6 की गुणा यहां करनी होगी। पहले और दूसरे को 5-6 के रेशो में हम मिला चुके हैं। अब 20 तांबा यहां से बना, 30 तांबा यहां से बना, तो टोटल 50 तांबा बन चुका है। 15 जस्ता यहां बना, 12 जस्ता यहां बना, टोटल 27 जस्ता बन चुका है। बन चुका है क्या? तो मेरे दोस्त ये जो फाइनल मिश्रण बना होगा, मिलाने के बाद जो मिश्रण बना होगा, उसमें जो तांबे और जस्ते का रेशो होगा वो 50-27 का होगा। हम दोनों को मिला चुके हैं, 5-6 के अनुपात में दोनों को मिला चुके हैं। उसने कहा है मिश्र धातु में जस्ते का प्रतिशत क्या होगा, वो आपसे जस्ते का प्रतिशत पूछ रहा है। तो जस्ता कितना है, आप कहेंगे 27। टोटल कितने में से, आप कहेंगे 77 में से। तो 100 में से कितना हो जाएगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आप देखेंगे भैया 2700 को 7700 से डिवाइड कर दो, 77 से डिवाइड कर दो, तो 77 से काटेंगे। 77 तिया कितने होते हैं, 7 21 को 1 हासिल 2, 7 21 और 2 23 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 6 में से 3 गया 3, यहाँ 0 हो जाएगा। 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 7 छिंग 42, 42 6 बार तो नहीं कटेगा, 6 बार तो नहीं कटेगा मेरे दोस्त। तो ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कटे। 5 बार 7 पंजे 35, 5 बार कट जाएगा। 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 38 हो जाएगा। 35 पॉइंट कुछ आएगा, 35 पॉइंट कुछ, तो लगभग 35 आएगा, लगभग 35 आएगा। लगभग जस्ते का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो लगभग लगभग कितने प्रतिशत आएगा, 35% आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, फिर से इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। मैं अगर ये कहता हूं पहला रेशो दिया है, दूसरा रेशो दिया है और परिणामी मिश्रण का रेशो दिया हुआ है, तो आप लोग हमेशा एलिगेशन लगाएंगे किस रेशो में मिलाया गया होगा वो आपके सामने आ जाएगा। इसकी 10 यूनिट मिलाई गई है, इसकी 11 यूनिट मिलाई गई। लेकिन अगर आप लोगों को यहां दे दे पहला रेशो दे दे, दूसरा रेशो दे दे और इन दोनों को मिलाने वाला रेशो दे दे और फाइनल का आपसे पूछे, तो आप इस रेशो मेथड से चले जाना, आप इस रेशो मेथड से चले जाना। ठीक है भाई, उससे एकदम से आसानी से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, अगर मैं करूंगा तो एलिगेशन से बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सेम ना हो, बहुत बढ़िया बात पूछी है प्रशांत कुमार भाई ने, अगर ये दोनों सेम ना होते तो हम इनको सेम करते। जैसे मान लो यहां 4 आ जाता, यहां 5 आ जाता, तो पहले इसमें 5 की गुणा, फिर इसमें 4 की गुणा, ये दोनों बराबर कर दिए, तो 5 की गुणा पूरे में, 4 की गुणा पूरे में। अब ये दोनों बराबर हो चुके हैं, अब 5 की गुणा, 6 की गुणा। ठीक है, तो फिर एक बार 5 की गुणा पूरे में, 6 की गुणा यहां पूरे में, तब ऐसे हम लोग कर रहे होते। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। हाँ, 10 लीटर मिश्रण निकालने वाले क्वेश्चन ये कल आप लोगों के स्टार्ट हो रहे होंगे। कल जो है वो यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है मेरे दोस्त। ठीक है, बाकी का मैंने कहा है 3 क्लास में खत्म होगा। आज एक क्लास हो चुकी है, 2 क्लास और होंगी मेरे दोस्त, एक कल की एक परसों की। कल क्या है, संडे है, कल क्लास नहीं होगी, यानी मंडे और ट्यूसडे में हम लोग इसे खत्म कर रहे होंगे। ट्यूसडे, वेडनेसडे से आप लोगों का एवरेज चलेगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और सैटरडे तक हम उस एवरेज को भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, एवरेज को भी हम लोग खत्म कर लेंगे सैटरडे तक।
11 का सोमवार है, 12 का मंगल, 13 का बुध, 14 का बृहस्पति और 15 का शुक्र है। ठीक है, 15 शुक्र है तो 15 तारीख से आपकी शाम को क्लास हो जाएगी, तो वो थोड़ी सी बड़ी भी हो जाएगी, सही भी रहेगा। ठीक है दोस्त, तो 15 तारीख तक, 16 तारीख तक हम लोग एवरेज को खत्म कर लेंगे और 17 तारीख से जो है वो हम लोग 18 तारीख से जो है हम लोग मेंसुरेशन को स्टार्ट करेंगे और 18 से हम लोग 30-31 तक ये कौन सा है, मार्च है, 31 तक हम लोग जो है मेंसुरेशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो मार्च में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। एक आपका छोटे मोटे चैप्टर जो है सिंप्लीफिकेशन वगैरह, इन्हें मैं बता दूंगा। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं जैसे आरपीएफ में स्टैटिक्स भी आता है, तो एक चैप्टर स्टैटिक्स का और करा दूंगा मैं इसमें, है ना, स्टैटिक्स का और करा दूंगा इसमें, और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर जो है हम लास्ट के लिए छोड़ेंगे। ठीक है भाई, ओके, टाटा बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, मन लगा के पढ़ाई करिए, बिना किसी सोचा विचारी के पढ़ाई करिए, मजेदार तरीके से पढ़ाई करिए, हर एक चीज समझ में आई होगी। अब बस केवल प्रैक्टिस आप लोगों के हाथों में है, प्रैक्टिस करिए और रिजल्ट पाइए दोस्त। ठीक है, धन्यवाद।